हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नया स्टार्ट हो चुका है, एक्सरसाइज 9.1, और इसमें है सिमिलर फिगर के बारे में। तो हल्की सी मैं आपको इसमें सिमिलर फिगर के बारे में ये बता देता हूँ कि देखें, कोई भी पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन क्या होता है? ऐसी चीज़ जिसकी बहुत सारी साइडें हों। फॉर एग्जांपल ये मैं क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन ले लेता हूँ, एक ये ले ली और एक मैंने ये ले ली। तो ये अगर मैं कहूँ ये दोनों जो हैं ये सिमिलर हैं, तो मैं किस बुनियाद पे कहूँगा? मैं उस बुनियाद पे कहूँगा, दो इसकी शर्तें होती हैं। नंबर एक, इनके एंगल सब के इक्वल हो, यानी अगर इन सब के एंगल 90-90 है तो इसका एंगल भी क्या क्या है, 90-90 है। तो इसका मतलब ये एक दूसरे की क्या है, सिमिलर है। ठीक है। अगर मैं मिसाल के तौर पे यूँ थोड़ा सा टेढ़ा बना लेता हूँ और यहाँ पे भी थोड़ा सा इसी तरह का थोड़ा साइज छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, और ऐसे बना लेता हूँ, ये ले चलें। तो अब ये जो है मैं कहूँ कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये एंगल इस एंगल है। अगर मैं कहूँ कि इन सब के एंगल्स बराबर बराबर हैं, तो फिर मैं कहूँगा कि ये क्या है, एक दूसरे के सिमिलर हैं। एक शर्त ये है, अगर एंगल्स का नहीं पता तो फिर साइडों को देख लें। इस साइड और इस साइड की जो रेशो होगी, यानी मिसाल के तौर पर ये 4 है और ये 6 है, तो 4 और 6 को डिवाइड करें, कितना आता है? 0.666। ठीक है, यही आता है ना, 0.666। तो अब मिसाल के तौर पे ये भी, अगर मैं इसकी भी रेशो ले लूँ, फॉर एग्जांपल ये 8 है और ये कितना है, 12 है। तो इसका भी अगर मैं करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 8/12। तो ये भी कितना आएगा, 0.666, ऐसे ही आ जाएगा। तो अगर इनकी रेशो जो है, अगर बराबर नहीं भी आ रहा तो बात समझ आ गई है ना, कि भाई इनकी रेशो जो है वो भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, रेशो का सम। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं एक और बात यहाँ पे करता हूँ कि ट्रायंगल की एग्जांपल ले लें। तो ट्रायंगल के अंदर भी ऐसा ही है कि अगर आपके पास कोई दो ट्रायंगल हैं, उनके सारे एंगल इक्वल हैं, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। या फिर दूसरी चीज़ आप क्या देखते हो, इनकी साइडों की जो है वो रेशो, यानी इस साइड और इसको डिवाइड करोगे, एक जवाब आ गया। फिर इस साइड और इस साइड को जवाब करोगे, एक जवाब आ गया। फिर इस साइड और इस साइड को डिवाइड करोगे, रेशो लोगे, तो एक और जवाब आ गया। तो तीनों का जवाब जो है वो अगर सेम आ रहा है तो फिर भी आप क्या बोलोगे, यार ये सिमिलर हैं। अच्छा, क्या ट्रायंगल में तीनों एंगल का सेम होना ज़रूरी है? तो ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपका मिसाल के तौर पे, मतलब आपको पता होना ज़रूरी नहीं है। अगर मैं कहूँ कि ये एक मेरे पास ट्रायंगल है, ठीक है, और एक ये ट्रायंगल है, तो क्या ये एक दूसरे के सिमिलर हैं? तो मैं देखूंगा इसके दो एंगल, अगर दो एंगल भी इक्वल है ना, तो उससे आपने कह देना है कि यार ये क्या है, सिमिलर है। कैसे? अब आप कहोगे तीसरा एंगल क्यों नहीं? तो देखो, अगर दो एंगल इक्वल है ना, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। सही है। जैसे अगर ये मिसाल के तौर पे 60 है, तो ये अगर मैं कहूँ कि 40 है, तो 60 और 40 कितना होता है, 100। तो ये कितना होगा, ये 80 होगा। तो इस तरह अगर मैंने कहा कि ये 60 है तो ये भी 60 है, मिसाल के तौर पर ये 40 है तो ये भी 40 है, तो फिर ये क्या होगा, तीसरा इसका भी 80 होगा। समझ आ रही है? तो ज़रूरी नहीं है कि तीनों एंगल ही आपको पता है कि यार बराबर हैं, तो फिर आपने कहना है बराबर है। अगर वो दो भी हैं तो वो भी आपको इस चीज़ की बताते हैं कि ये सिमिलर है। और सिमिलर में क्या होता है, जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनकी रेशो जो होती है वो बराबर होती है। अभी हम इन्हीं चीज़ों को स्टडी करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, और पहले क्वेश्चन के अंदर उसने खुल के बोल दिया है कि फाइंड वेदर दी सॉलिड्स आर सिमिलर, ऑल फाइंड वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर और नॉट। हमने बताना है कि ये सिमिलर हैं या नहीं है। तो एंगल तो हमें दिए नहीं हुए, साइड्स दी हुई हैं, यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे 6 दिया है। तो हम इनका क्या कर लेते हैं, हम इनका रेशियो निकाल लेते हैं, कॉरिस्पॉन्डिंग रेशियोज निकाल लेते हैं। सही है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है, 6 है। तो मैं लिखूँगा द रेशियो ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सॉलिड, द रेशियो ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सॉलिड्स क्या होंगी, जरा देखें। पहली रेशियो है 6, 4, इधर से 4, इधर से 6। ठीक है, तो आ जाएगा 4/6 इज इक्वल टू, इधर से 3, इधर से 4.5। ठीक हो गया, तो 3/4.5 इज इक्वल टू, और इधर से क्या है 5, इधर से 7.5। तो मैं लिख दूंगा 5/7.5। अगर इसका ऊपर लिख रहे हैं तो इसका उसके डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं, तो अगले का भी ऊपर इसी का लिखना है। आप यूं भी लिख सकते हैं, इसको ऊपर लिख लें, इसको नीचे लिख लें बटा के, तो वो भी बात बेहतर है। अब इसको ज़रा डिवाइड कर लेते हैं जल्दी से, और हम अपना आंसर देखते हैं कि क्या हमारा आंसर जो है वो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जल्दी से हम निकाल लेते हैं अपना कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर के अंदर आपने लिखना है
4 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आंसर आता है 0.6666, ठीक है। और अगर आप 3 को डिवाइड करेंगे 4.5 से तब भी आएगा 0.6666, और जब 5 को 7.5 से करेंगे तब भी आएगा 0.66666। तो ये 0.666 जो जवाब आ रहा है ये तीनों का सेम आ रहा है, तो इसलिए आप कहोगे सो कॉरिस्पॉन्डिंग रेशोज आर कांस्टेंट या इक्वल है, कॉरिस्पॉन्डिंग ratios are equal of solid are equal, so these solids are, क्या लिखेंगे, so these solids are क्या, yes similar, ओके दैट्स इट। नेक्स्ट चलते हैं, इन अ ट्राइंगल ए बी सी द साइड्स आर गिवन एज, अच्छा ये दिया हुआ है साइड्स। अब कहता है कि ये बताओ कि ये ट्राइंगल जो है ये सिमिलर है या नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से ट्राइंगल हैं, 2 ट्राइंगल हैं। एक ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है, और एक ट्राइंगल क्या है, डी ई एफ है, ट्राइंगल डी ई एफ। तो हमें ये जो लिखे होते हैं ना इसमें 2 ट्राइंगल्स, इनका हमने क्या करना है, मुवाजना करना है कि यार ये सिमिलर हैं या नहीं है। तो अब हम इसकी क्या ले लेंगे, बाय टेकिंग रेशो ले लेंगे किसकी, ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स। अब देखिए आपको कैसे पता लगेगा यार ये इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। साइड्स, कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो अब देखो कॉरिस्पॉन्डिंग कैसे पता लगेगा, यहाँ पे देखो पहले क्या लिखा है, ए बी ना, तो ए बी के कॉरिस्पॉन्डिंग है डी ई, तो मैं लिखूंगा ए बी की जो साइड है वो किसके कॉरिस्पॉन्डिंग है, डी ई के, तो उसकी रेशो हो गई। अच्छा अब अगला क्या है, अगला हमारे पास आता है बी सी, तो ये देखिए ये बी सी है ना, तो बी सी का किसके साथ देखना है, ई एफ के साथ, तो बी सी का किसके साथ देखना है, ई एफ के साथ रेशो, ये कॉरिस्पॉन्डिंग होती है। अब यहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ है कि ए इधर लिखा हुआ है सी, तो ए सी और डी एफ ये कॉरिस्पॉन्डिंग हो जाएगा, तो ए सी ओवर डी एफ, तो ये आपकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स आ गई। अब कर लें, ए बी क्या है 6, ए बी 6 आ गया, डिवाइडेड बाय डी ई क्या है आपके पास 10.5, ये 10.5 आ गया, इजिकल टू बी सी कितना है आपके पास 9, और इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग क्या है ई एफ, तो ई एफ ये है 15.75, ठीक है। ये जो लिखी होती है ना, ये ए बी सी लिखी होती है, इसी की तरतीब से आपने इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड बनानी होती है, सही है, तो इसमें परेशान नहीं होना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए सी क्या है हमारे पास, ए सी 12, तो ये देखो 12 डिवाइडेड बाय, और एफ डी या डी एफ 21। अब इन सबको मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ कि मेरे पास जो जवाब है वो कांस्टेंट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सबसे पहले मैं डिवाइड करूँगा 6 डिवाइडेड बाय 10.5, आपके पास कैलकुलेटर है, सिंपल आपने कर लेना है 10.5, ओके 10.5, तो ये आ जाएगा 0.571 इज इक्वल टू 571, आगे पूरी लंबी सी वैल्यू आ रही है, मैं वो सब इग्नोर कर रहा हूँ। फिर 9 डिवाइडेड बाय 15.75, ये भी इतना ही आ रहा है बेटा, ठीक है, आगे मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ, और लास्ट भी करेंगे तो इतना ही आएगा। तो अब आपकी रेशोज़ क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, और रेशोज़ की जो आंसर आ रहे हैं वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो इसलिए आप बोलोगे यस, देन दीज 2 फिगर्स आप कह लेंगे ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर सिमिलर, ठीक है, तो ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। डन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अगेन, उसने कह दिया सिमिलर हैं, उसने ये दे दिया। अच्छा ये साइन ना सिमिलर का होता है ये वाला, तो इसका मतलब ये कि ये सिमिलर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। डन, यहाँ तक हमें बात क्लियर होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे ई डी। अच्छा सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके साइड्स, वो हमें दी हुई हैं, तो हम कहेंगे एज ट्राइंगल्स आर सिमिलर, हमें पहले ही पता लग गया कि ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हैं। देन जो कॉरिस्पॉन्डिंग रेशोज़ हैं वो भी क्या होंगी, कॉरिस्पॉन्डिंग रेशोज़ विल आल्सो बी सिमिलर, तो इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग भी सिमिलर होंगी, ठीक हो गया। या कॉरिस्पॉन्डिंग रेशियोज विल बी इक्वल,
तो हम चेक कर लेते हैं। हमने फाइंड क्या करना है, डी एफ फाइंड करना है। अब देखें इसमें डी एफ किधर है, डी एफ, ये डी एफ है, तो इसको मैं सबसे पहले लिख लूँगा, ठीक है, कि डी एफ मैंने फाइंड करना है। अच्छा, अब इसके नीचे क्या लिखना है, इसके नीचे मैंने लिखना है वो जो इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग है। अब डी एफ क्या है, ये देखो डी और एफ, इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग क्या होगी, ए सी, ठीक है। तो ए ये है, ऊपर अगर नज़र नहीं आ रहा ये ए है, तो ए सी इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग होगी, इज इक्वल टू। अब दूसरी साइड पे मैंने वो लिखना है जो मुझे दोनों गिवन हो, दोनों गिवन हो। अब देखें दोनों गिवन है का मतलब कि दोनों साइडें, जो दोनों कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स मुझे पता हो। अब देखें सी बी है कि जो है वो ई एफ है, तो सी बी ये है ना, तो ई एफ तो अननोन है, तो हाँ ये वाली यूज़ इसके मुकाबले में नहीं करूँगा, इसको अगली बारी में करूँगा। तो फिर कौन सी यूज़ करूँ, बच कौन गई, ए सी, ठीक है, ए सी, तो ए सी और वो तो हो गया, सॉरी, कौन सी वाली यूज़ करूँगा, ये हो गई है, इसकी कौन सी है, ये ए बी की कौन सी है, डी ई, यानी यस ये वाली दो यूज़ करूँगा, ए बी और डी ई। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे ए, नहीं पहले ये वाली लिखनी है ना, ये वाली, तो डी ई और ए बी, इसकी मैंने हम अब ले लेनी है रेशोज़। तो मैं जल्दी से ले लेता हूँ इसकी रेशोज़। तो यहाँ पे डी एफ क्या है, डी एफ आपकी अननोन है, ये आपने फाइंड करनी है। ए सी मुझे पता है कितना है, ए सी कितना है, ए सी कहाँ है, ये रहा 20, तो ये 20 आ गया, इज़ इक्वल टू डी ई कितना है 6, तो 6 आ गया, और ए बी कितना है मेरे पास 12, तो ये मैंने 12। अब देखें इस साइड पे जो आपने यूज़ करनी है ना, वो दोनों करनी है जो नोन हो, वो वाली कॉरिस्पॉन्डिंग रेशो लेनी है दो। अगर मैं दूसरी ले लेता हूँ उसमें जो ई एफ है वो तो अननोन था, तो मैं ई एफ को यूज़ ना कर पाता। ठीक हो गया, अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये डी एफ इधर ही खड़ा रहेगा, तो 6 टाइम्स 20 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया कितना 1 और 2 ये कट गया, तो ये आपके पास डी एफ कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। डन हो गया यहाँ पे। अब हमने दूसरी निकालनी है, दूसरी कौन सी निकालनी है, ई एफ, ये वाली ना, ई एफ निकालनी है। तो इसको मैं अब लिखूंगा पहले ई एफ। अब ई एफ के कॉरिस्पॉन्डिंग कौन सी है, देखें ई एफ ये वाला बन रहा है ना, तो ई एफ के कॉरिस्पॉन्डिंग कौन सी है, बी सी, तो बी सी आ जाएगा, ठीक है। तो ई एफ डिवाइडेड बाय बी सी इक्वल होगा किसके, अब वो वाले एक यूज़ कर लें जो आपकी नोन है, नोन यही वाली जो हमने पहले भी यूज़ की थी वो यूज़ कर लेते हैं। अब तो खैर दूसरी भी नोन हो गई है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसमें फ़िलहाल डी ई डिवाइडेड बाय ए बी ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो ई एफ आपने फाइंड करनी है, ये ऐसी रहेगी। बी सी आपको पता है, बी सी कितना है, बी सी कितना है 16 इज़ इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 12 टाइम्स 6 टाइम्स कुछ नहीं, अच्छा ई एफ निकालना है, ओके। तो यहाँ पे 6 टाइम्स 16 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 के साथ, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 1, ये आ गया 8। सो ई एफ आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक साइड पे वो कॉरिस्पॉन्डिंग रेशो लेनी है जो दोनों नॉन हो, और दूसरी साइड पे एक नॉन लेनी है और दूसरी अननोन लेनी है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है, इसका ए पार्ट करते हैं। तो ए पार्ट में हमारे पास दो ट्राइंगल हैं। ट्राइंगल अब पहले देखें कि क्या ये सिमिलर हैं या नहीं है। तो मैंने आपको कहा था अगर दो एंगल भी बराबर निकल आए तो उसका मतलब वो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो ट्राइंगल कौन कौन से हैं, एक ये आपके पास ट्राइंगल है ए बी ई, तो ए बी ई ये आपके पास पहला ट्राइंगल आ गया, ठीक है। अब देखना यह है कि क्या ये सिमिलर है किसके, अब ई एंड पे है ना, तो ई तो इसका कॉमन है, तो आपका भी ई एंड पे आना चाहिए। अच्छा ई एंड पे आ गया, ये 90 वाला ए है ना, तो ये 90 वाला सी है, तो ये सी शुरू में आ गया, तो बीच में क्या आएगा बी। तो ये तरतीब आपने याद रखनी है एंगल की, यानी ए का कॉरिस्पॉन्डिंग कौन होगा, सी, क्योंकि ए भी 90 है और सी भी 90 है। बी का कॉरिस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, जो सामने आ रहा है, और ई जो है वो तो कॉमन है, बराबर है, तो ई इधर भी है और इधर भी है, तो ई इस तरह आपका कॉमन। अब सिमिलर है या नहीं है, सो आप इनको जब इनको चेक करते हो, ये चेक का निशान होता है, ठीक है, कॉरिस्पॉन्डिंग ले रहे हो। सो कहोगे कि इसमें एंगल ए जो है वो इक्वल है किसके, एंगल का निशान ये होता है, एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल सी के। क्यों, बोथ आर 90 डिग्री, बोथ आर राइट एंगल। समझ आ रही है। तो एक ये होगी, एक और एंगल प्रूफ करना है कि भजन वो है या इक्वल या है या नहीं है। तो मैं कहूँगा एंगल ई और एंगल ई, या आप पूरा लिखना चाहते हो तो पूरा लिख लें। बहरहाल ये देखें, ये एंगल ई और ये एंगल ई, वैसे इसका होता है एंगल ए ई बी, इस तरह पूरा लिखते हैं। मैं फिलहाल ना समझाने के लिए बता रहा हूँ, एंगल ई दोनों क्या है, दोनों वर्टिकल एंगल्स हैं। तो वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वर्टिकल एंगल्स आर इक्वल। सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, या पूरा लिख ही लें, ये अच्छा नहीं लगता। एंगल कौन सा ले रहे हैं, ए ई बी
यानी कि ये वाला AEB ये वाला, ठीक है। और दूसरा क्या ले रहे हैं, DEB या CED ले लें, CED, इसमें दरमियान वाला जो होता है ना वो एंगल बता रहा होता है। अच्छा, ये दोनों एंगल इक्वल है, क्यों? क्योंकि वर्टिकल एंगल है। सो ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब हमने ये तो पता कर लिया भाईजान कि ये ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। और क्या है इसकी, तो आप कहोगे ट्राइंगल आर सिमिलर, कौन कौन से ट्राइंगल, ABE सिमिलर है ट्राइंगल CBE के। और तरतीब याद रखिएगा, AB और CB अब कॉरिस्पॉन्डिंग होंगे, ये तरतीब बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका ख्याल रखना आपने, ठीक हो गया। अब ये सिमिलर साबित हो गए, क्योंकि बिकॉज टू एंगल्स आर इक्वल, टू एंगल्स, अगर दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा खुद ब खुद होगा, टू एंगल्स आर इक्वल। तो दो एंगल भी इक्वल हो तो हम कह देते हैं ये क्या है, सिमिलर है। अब हमने सिमिलर कर लिया, अब हम फाइंड करते हैं। फाइंड क्या करना है हमने, x। तो आपका AB जो है वो अननोन है, x है, उसको सबसे पहले लिख लेंगे। अब इसका कॉरिस्पॉन्डिंग कौन है, देखो AB का कॉरिस्पॉन्डिंग कौन है, CB। तो दूसरी साइड पे देखो CB कहाँ है, CB कहाँ से आ गया, CD है यार, B नहीं है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, CD। अच्छा, तो CD दूसरा क्या होगा उसका, CD होगा, सही है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा CD, ओके, इज इक्वल टू। अब दूसरी साइड पे आपने वो वाली रेशियो लेनी है जो इक्वल है, गिवन है, दोनों पता हो, यानी ये 3 है और ये 7.5 है, दोनों गिवन है ना, तो ये वाली ले लेंगे। तो ये कहेंगे AE डिवाइडेड बाई EC या CE, ठीक हो गया। अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। AB हमें पता नहीं है, वो हमारा x है, CD हमें पता है वो 1.2 है, इज इक्वल टू है। और यहाँ पे हमारे पास AE जो है वो 7.5 है, और ये हमारे पास क्या है, EC हमारे पास 3 है। आपने x निकालना है तो 7.5 के साथ उधर 1.2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड कर देंगे 3 से। इसको सॉल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 9, और 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 9 को 3 पे डिवाइड किया 3, सो 3 सेंटीमीटर आपका x आ गया जवाब। अब अगला ट्राइंगल देखें, B, ये वाला ट्राइंगल। अब इसके अंदर ट्राइंगल्स कितने हैं, तो देखो इस तरह करके ट्राइंगल बना, ये एक बड़ा ट्राइंगल, इसको आप कह लो BCD, ये आपका बड़ा ट्राइंगल हो गया। इसका मैं नाम लिख लेता हूँ BCD, ये एक ट्राइंगल हो गया। इसको आपने चेक करना है कि क्या ये सिमिलर है या नहीं है। पहले तो ये साबित करना होता है ना सिमिलर है या नहीं है, फिर हम उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स को लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया BCD। और दूसरा ट्राइंगल जो है वो हमारे पास वो भी है, वो अगर आप गौर से करो तो एक छोटा ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला, इसके बीच वाला, ये वाला। तो ये वाला आप जो है वो ट्राइंगल ले लेते हो, तो वो क्या है, BEF। तो ये दो ट्राइंगल आपने मुवाजना करना है। तो कौन सा ट्राइंगल है, BEF, ठीक है। क्या ये दो ट्राइंगल जो हैं वो हमारे पास सिमिलर हैं या नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि B तो कॉमन है, इसका भी B है, उसका भी B है। तो आप कहोगे एंगल B और एंगल इज इक्वल टू एंगल B, क्यों, कॉमन एंगल, दोनों का एंगल सेम है, तो इसलिए हम क्या कह देंगे कि ये भाई ये क्या है, बराबर है, ठीक है। फिर दूसरा हमने प्रूफ करना है एक और एंगल भी आपने प्रूफ कर लिया तो वो आपका जो है वो बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे प्रूफ करोगे, तो वो ज़रा अगर गौर करें तो यहाँ पे ये एरो लगे हुए हैं। एरो का मतलब ये होता है कि ये वाला एरो और ये एरो, इसका मतलब ये है कि दो लाइंस पैरेलल हैं, यानी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। और पैरेलल लाइन से कोई भी लाइन गुजरे उसके ऊपर जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहे हैं, पैरेलल एंगल बन रहे हैं ना ये वाले, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इसका आप क्या बोलोगे, कौन कौन सा एंगल ये वाला पहले लिख लें, BEF, ठीक है। तो एंगल BEF इज इक्वल टू कौन सा एंगल, BCD, एंगल BCD। और वजह क्या बतानी है, वजह आपने बतानी है एंगल्स ऑन अ पैरेलल लाइंस, एंगल्स ऑन कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑन पैरेलल लाइन, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस के ऊपर, पैरेलल लाइंस के ऊपर क्या है, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। चलो अब इससे क्या पता लग गया, इससे पता लग गया कि दो एंगल साबित कर लेना, इसका मतलब है BCD सिमिलर है। पहले मैंने कॉरिस्पॉन्डिंग लिया था ना, चेक कर रहा था, अब मैंने कह दिया हाँ भाई एंगल BCD और एंगल BEF जो है वो क्या है, आर
सिमिलर। अब सिमिलर जब साबित हो गया है, अब हम इसकी ले सकते हैं कॉमन कॉरिस्पॉन्डिंग रेशोज। तो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं? सबसे पहले तो ये वाली साइड देखें ना, ये पूरी साइड, ये पूरी साइड कितनी है? ये आपकी पूरी साइड यानी यहाँ बी सी में 6 भी है और x भी है, तो आप लिखोगे 6 प्लस x, जबकि इसका क्या लिखोगे? सिर्फ लिखोगे 6। अच्छा, यहाँ पे क्या है? 8 प्लस 3, बी एफ जो है वो तो 8 है आपके पास, मगर बी एफ दोनों बी डी पूरा कितना है? 8 प्लस 3। 8 प्लस 3 कितना होता है? 8 प्लस 3 होता है 11 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास कुछ और गिवन है? नहीं। अब आपने फाइंड क्या करना है? फाइंड आपने करना है x। तो मैं क्या करता हूँ, इस साइड और इस साइड का कोई एक रेशो ले लूंगा, और इस साइड और इस साइड का मैं एक रेशो ले लूंगा। सही है, तो जल्दी से ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? बी सी डिवाइडेड बाय, इधर क्या हो जाएगा? बी ई। ठीक है, बी सी डिवाइडेड बाय बी ई, ये एक रेशो हो गई। यहाँ भी देखें, बी सी पहले है और बी ई बाद में है। ठीक है, और इसका किसके साथ ले लेंगे? आपकी है बी डी, और ये से क्या लेंगे? बी एफ। ठीक है, बी डी और बी एफ। सही है, तो पहले किसका लिया था? बी सी, तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे? बी डी, और यहाँ पे क्या ले लेंगे? बी एफ। ठीक हो गया, ये हमने क्या ले ली? कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो ले ली। आपने ना यहाँ पे देखना, ये आपको समझ ही नहीं आनी कि दो ट्राइंगल कौन से हैं, तो आप कोशिश करना ये एक ट्राइंगल अलहदा बना लेना। ठीक है, और ये एक ट्राइंगल अलहदा बना लेना, और ये एक ट्राइंगल पूरा अलहदा बना लेना, ताकि आपका आसान हो जाए। अब बी सी क्या है? बी सी हमारे पास 6 प्लस एक्स है, तो ये आ गया 6 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, और बी ई क्या है हमारे पास? ये 6, तो ये 6 आ गया। अब किसकी? इसकी रेशो 11 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 प्लस एक्स, 6 और जाके मल्टीप्लाई हो गया, 6 प्लस मल्टीप्लाई बाय 8, 11 डिवाइड बाय 8 जो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा ज़रा देख लेते हैं। 6 को 6 से डिवाइड किया 66 आएगा, और 66 को अगर आप 8 से डिवाइड, 66 डिवाइडेड बाय 8 इसको कर लें, इधर 6 प्लस एक्स वैसे ही खड़ा रहेगा। ठीक है, तो 6 प्लस एक्स वैसे ही रहेगा, तो 66 को मैं 8 से कर लेता हूँ जल्दी से डिवाइड। तो एक मिनट ठहरें जी, तो ये आ गया 66 डिवाइड बाय 8 विच इज़ 8.5, तो 8.25 सॉरी 8.25, और x निकालना है तो 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, तो 8.25 माइनस 6.6 पूरा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2.25 सेंटीमीटर। तो अब कुछ टीचर्स होते हैं वो ये ना ये वाला स्टेप मिस करवा देते हैं, कहते हैं कि यार ये तो सीधा सीधा पता ही है सिमिलर है। नहीं, आपने बेटा लाजमी बता ले उसको सिमिलर साबित करना है। सिमिलर साबित होने के बाद आपने उसको कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो निकाल के अपना अननोन फैक्टर निकालना है, वरना मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर तरीका है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें हमारे पास जो ट्राइंगल बन रहे हैं वो कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं? एक ट्राइंगल बन रहा है, ई कॉमन है ना, तो ई से शुरू करते हैं। ई एफ जी कॉरिस्पॉन्डिंग ले रहे हैं किसके साथ? दूसरा ई से शुरू करेंगे, ट्राइंगल ई, और ये देखें ये सी वाला डबल डबल लाइन बनी है, इधर भी डबल बनी हुई है, इसका मतलब इक्वल है, तो इसलिए ई सी डी आपने लिखना है। अब इसमें कौन कौन से एंगल बराबर हैं? एक तो एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ई, किस तरह पता लगा? एक तो आपको पता है ये वर्टिकल एंगल है, वर्टिकल एंगल वाली बात भी लिख सकते हो, और दूसरा उस देखो गौर से कि उन्होंने सर्कल सर्कल बना के इक्वल किया हुआ है, तो या आप इसमें एक और लफ्ज लगा सकते हो कि कॉमन, या आप कह सकते हो गिवन, कॉमन नहीं गिवन दिया हुआ है। और अगर गौर करें एक और एंगल भी दिया हुआ है, कौन सा? सी, तो आप लिखोगे एंगल ई सी डी, सी दरमियान वाला एंगल की बात हो रही है, कहाँ से शुरू होता है? ई सी डी यानी ये वाला एंगल। ठीक है, और एंगल ई एफ जी यानी कि ये वाला एंगल, एंगल ई एफ जी, ये दो एंगल भी बराबर हैं। कैसे? उन्होंने गिवन है, दिया हुआ है, कि आपको कैसे पता लगा इक्वल है? वो देखो दो सर्कल लगाए हुए ना ऐसे, दो लाइनें, और उधर भी दो कर्व्स लगाई हुई है, तो ये दो कर्व्स लगाने का मतलब यही होता है कि ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है, ये भी गिवन है। सो अगर दो भी एंगल प्रूव हो जाए तो हमें पता होता है वो एंगल क्या है? सिमिलर है। सो आप क्या कहो, ट्राइंगल क्या है? ई एफ जी इज सिमिलर के पीछे भी लगाया ना, सिमिलर लगाया, सिमिलर है किसके? एंगल ई सी डी के। तो हम जल्दी से बना लेते हैं इसकी रेशोज। तो सबसे पहले रेशो में हम लेंगे जो अननोन है। अननोन हमारे पास क्या है? ये वाला अननोन है ना, सी डी, तो लिखेंगे सी डी मयर एंगल सी डी, मयर साइड सी डी, अननोन हो गई। और इसका जो सी डी का कॉरिस्पॉन्डिंग है वो कौन है? एफ जी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एफ जी।
तो एफ जी हमारा यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू हमें दूसरी नॉन क्या है, ये गिवन है नॉन, ये गिवन है ना इसकी, तो ये लिख देंगे क्या है डी ई। तो डी ई, अब डी ई का कॉरिस्पॉन्डिंग कौन है, डी ई का कॉरिस्पॉन्डिंग है कौन है, जी ई होना चाहिए था ना, या ई जी होना चाहिए था, अच्छा तो ई जी होना चाहिए था। तो चलो मैं इधर लगा लेता हूँ ई जी, बट ई जी आपको गिवन नहीं है यहाँ पे। मुझे लगता है कि ये आपका क्वेश्चन जो है वो गलत है। कैसे देखें, आपका ये अननोन और ये इसका कॉरिस्पॉन्डिंग गिवन, ये अननोन ठीक है, और ये इसका कॉरिस्पॉन्डिंग गिवन, ये अननोन और ये इसका कॉरिस्पॉन्डिंग गिवन। तो इसका कॉरिस्पॉन्डिंग ये है, इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग ये है, और इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग ये है। बट अब असूलन तो क्या होना चाहिए था, ऐसा कभी भी क्वेश्चन में नहीं होता कि आपको क्या किया हो जो है वो एक अननोन और दूसरी कॉरिस्पॉन्डिंग गिवन हो। एक ऐसा क्वेश्चन में ज़रूर होता है कि दोनों साइडें गिवन हो, दोनों कॉरिस्पॉन्डिंग गिवन हो। तो यहाँ पे ये समझ आ रही है, मेरे जहन में ये आ रहा है कि बेसिकली यहाँ पे 2 सेंटीमीटर नहीं होना था, 2 सेंटीमीटर यहाँ पे होना था, ई जी जो है वो 2 सेंटीमीटर होना था। ये मेरी समझ के मुताबिक आ रहा है, हो सकता है मेरे में भी क्वेश्चन में भी या मेरी बात के अंदर भी गलती हो, बट आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ पे ये टाइप ऑफ मिस्टेक है। 2 सेंटीमीटर आपका यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि डी ई का जो कॉरिस्पॉन्डिंग बन रहा है वो ई जी बन रहा है, और ई एफ का कॉरिस्पॉन्डिंग सी ई है, ठीक है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे इसको काट के 2 सेंटीमीटर इधर कर देता हूँ, बुक वाले आंसर के साथ भी हमारा आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये ई जी मैंने 2 सेंटीमीटर कर दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं, सी डी आपका एक्स हो जाएगा, और एफ जी आपका हमारा हो जाएगा कितना 3.6, और इज़ इक्वल टू हो जाएगा डी ई हमारे पास 2.5 है, और ई जी हमने खुद से ले लिया 2 सेंटीमीटर, जो कि टाइप ऑफ मिस्टेक लग रही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा, जल्दी से इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। सबसे पहले है, अच्छा 3.6 से उधर जाके डिवाइड भी होना है ना, मल्टीप्लाई, तो 3.6 से इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 2.5 टाइम्स 3.6 कर लेते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 9, और x इज़ इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 2, और 9 को x 2 पे डिवाइड करेंगे, आपका x आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, जो कि बुक के आंसर के साथ मैच कर रहा है। तो ये मेरे ख्याल से टाइप ऑफ मिस्टेक है, ये आप इसको सही कर लेना। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें कहता है एक प्लांक है, वो प्लेस किया गया एक स्ट्रेट अप स्टेयर पे दैट 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 16 सेंटीमीटर डीप। तो ये इस तरह क्वेश्चन है। चलें इसमें हम ये पहले दो देख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या है। तो 2 ट्राइंगल हैं, एक ये ट्राइंगल है, ये देखो ये एक ट्राइंगल है बड़े वाला, जिसमें ये साइड कितनी है 16 सेंटीमीटर है, ये नीचे वाली कितनी है 20 सेंटीमीटर है, और ऊपर वाली जो प्लांक की है वो गिवन नहीं है, उसको छोड़ दें। अब एक और ट्राइंगल भी दिया हुआ है, कौन सा ट्राइंगल दिया हुआ है, ये नीचे वाला छोटे वाला, ये ट्राइंगल भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल कितना दिया हुआ है, ये ट्राइंगल हमें दिया हुआ है यूं करके कुछ, ये इस तरह और ये इस तरह और ये इस तरह, ये 2 आपको ट्राइंगल दिया हुआ है। अब ज़रा गौर करें ये ट्राइंगल के अंदर क्या क्या गिवन है। तो बेसिकली ये आपको चीज़ तो नहीं गिवन ना, ये वाली चीज़ तो नहीं गिवन कि इसकी साइड कितनी है, ये तो आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर, मैंने 8 सेंटीमीटर लिख लिया। तो ये तो बिल्कुल किसी को भी नहीं गिवन, मगर ये वाली जो है इसको हम निकाल सकते हैं कि भाईजान ये क्या है, ये पूरा 20 है ना, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है ना, और ये वाला इस साइड वाला ये जो है ये वाला बता रहा है x, तो ये x है, तो ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा, ये 20 माइनस x हो जाएगा ना। तो मैं इधर लिख लेता हूँ कि ये जो हिस्सा है ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 20 माइनस एक्स है, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 20 माइनस एक्स। तो ये मेरे पास बेसिकली क्या आ गए हैं, 2 ट्राइंगल आ गए हैं, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ ए, इसको मैं कह देता हूँ बी, इसको मैं कह देता हूँ सी, इसको मैं कह देता हूँ डी, इसको मैं कह देता हूँ इसको मैं कह देता हूँ ए ही, ठीक है। और इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ ई, और इसको मैं कह देता हूँ एफ, ठीक है, या डी कह देता हूँ, चलो ए डी ई, ये मैंने खुद से लिख लिया। अब पहले ये देखें कि ये 2 ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं या नहीं है। सो ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, और चेक करना है किसके साथ, ट्राइंगल कौन सा है, ओके कौन सा ट्राइंगल है, ए डी ई। तो ए डी ई सिमिलर है या नहीं है। तो इसमें सबसे पहले देखें एंगल ए और एंगल ए, दोनों एंगल ए है ना, यानी ये इसका भी है और दूसरे ट्राइंगल का भी है। तो एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल ए, क्योंकि ए की एंगल है तो मैं कह दूंगा कॉमन एंगल, ठीक है, ए की एंगल है। अब एक और एंगल प्रूफ करना है, तो ये देखो ये एंगल सी है ना, और यहाँ पे ये एंगल डी है, ई है, तो ये भी क्या है, इक्वल है, क्योंकि 90-90 एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे एंगल ए सी बी, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ए ई डी, क्यों, बोथ आर राइट एंगल, ठीक है।
तो ये भी हमारे पास 2। तो अब 2 एंगल को है, सो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर का ये निशान एंगल ए डी ई। तो इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगी, कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो भी क्या होगी, इक्वल होगी। हमने फाइंड क्या करना है, ए ई फाइंड करना है। तो अब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ए ई का मैयर ए साइड ए ई डिवाइडेड बाय, अब इसका कॉरिस्पॉन्डिंग कौन है, ए ई का कॉरिस्पॉन्डिंग कौन है, ए ई का कॉरिस्पॉन्डिंग होगा ए सी। ठीक है, तो ए सी यानी 20। ठीक है, तो ए सी ये मैयर ए सी इज इक्वल टू मैयर। अब आपके पास दूसरा बेटा क्या चीज़ है, गिवन क्या है, एक तरफ डी ई गिवन है, मैं डी ई लिख लेता हूँ, तो मैयर डी ई। ओके, और दूसरी साइड पे आपको क्या गिवन है, बी सी, तो ये बी सी हो जाएगा। चलो अब इनके रेशोज ले लो। ए ई क्या है आपके पास 20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, आपके पास ए सी क्या है 20 इज इक्वल टू, दूसरी तरफ क्या है डी ई, वो आपके पास है 8 और ये कितना है 16। 20 उधर ले जाएं, 20 माइनस एक्स इधर ही खड़ा रहेगा, 8 डिवाइडेड बाय 16 टाइम्स 20। ओके, 1 टाइम्स 1 1 टाइम्स 2, 16 2 पे गया, 2 एकम 2 10, ये आ गया 10। ओके, 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो माइनस एक्स, इधर आपके पास क्या बचेगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 20 प्लस 10, और ये आ जाएगा माइनस 10, माइनस माइनस से कट गया, तो एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये आपका सीधा सीधा जवाब आ गया। सो एक्स निकालना था, अननोन निकालना था, वो आपका 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास अगेन कुछ एक सिनेरियो दिया हुआ है, इस सिनेरियो को हम खुद ही बना लेंगे। सबसे पहले कह रहा है एक मैन है, तो ये मैन हो गया, मैन अब स्ट्रेट पे खड़ा हुआ है सीधा। ठीक है, और टॉल कितना है 1.8 मीटर टॉल है। ओके, कास्ट अ शैडो, शैडो बन रहा है उसका, शैडो कहाँ बनता है ज़मीन पे, कितना शैडो बन रहा है 0.76 मीटर का शैडो बन रहा है। ठीक है, इफ़ एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे, अब उसी टाइम में मतलब सूरज उधर ही खड़ा हुआ है, एक टेलीफोन का पोल है, तो लेट्स से ये टेलीफोन का पोल है, ये कितने मीटर का है, ये 3 मीटर का, यानी बड़ा है उससे, उसका भी एक शैडो बन रहा है। तो शैडो किधर बनता है ज़मीन पे, तो ये शैडो बन रहा है, और वो कितना है अच्छा, कास्ट का शैडो, शैडो 3 मीटर का बन रहा है, और ये आपको नहीं पता, पोल नहीं पता, पोल आपने फाइंड करना, तो ये आपके पास एक और ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब ये दोनों जो हैं वो स्ट्रेट खड़े हैं, तो इसका मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक है, और जब कास्ट बनता है ना, एरो बनता है, तो ये जो शैडो बनता है अगर सेम टाइम पे बनेगा तो दोनों का इक्वल बनेगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप अब खुद खड़े हो जाएं या अपने पास एक खंबा देख लें, उसका जो एरो बनेगा और शैडो बनेगा और आपका जो शैडो बनेगा, उन दोनों का एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए हैं, इसलिए क्या है, तो मैं इसको कह देता हूँ ए, इसको मैं कह देता हूँ ए, इसको मैं कह देता हूँ बी, इसको मैं कह देता हूँ सी, इसको मैं कह देता हूँ ए, इसको मैं नहीं, इसको मैं कह देता हूँ ई, इसको मैं कह देता हूँ एफ, इसको मैं कह देता हूँ जी। ठीक है, तो अब ट्रायंगल कौन कौन से आ गए मेरे पास, ए बी सी का मुवाजना करना है ट्रायंगल ई एफ जी के साथ, तो इसमें हम कहेंगे ट्रायंगल ए इज इक्वल टू ट्रायंगल ई बिकॉज शैडो कास्ट ऑन सेम टाइम, कास्ट ऑन सेम टाइम, तो सेम टाइम पे कास्ट होगा तो सेम एंगल बनेगा। दूसरा क्या है, एंगल बी और इज इक्वल टू एंगल एफ, इसकी रीज़न भी बता दें, क्योंकि बोथ 90 डिग्री। ठीक है, अब ये तो नहीं है कि बंदा थोड़ा टेढ़ा होकर जो है वो टिल्ट हुआ होगा, बोथ 90 डिग्री या बोथ आर राइट एंगल। ठीक हो गया, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब जल्दी से हमने क्या करना है, इसको सिमिलर कर देना है। तो एंगल ए बी सी सिमिलर है एंगल ई एफ जी के। अब आप कहोगे किसके, हम ले लेते हैं जो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड होती है, तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग ये हो जाएगी, तो मैं लिखूंगा एक्स डिवाइडेड बाय या एफ जी, मैयर एफ जी किसके है, मैयर बी सी के, इज इक्वल टू मैयर ई एफ किसका है, मैयर ए बी के। मैं स्टार्ट हमेशा ना एक्स वाले से करता हूँ, एक्स वाले से फिर इधर गया हूँ मैं, फिर इधर से मैं इधर गया हूँ, ये मेरी रेशो लेने की। तो इसमें ये फ़ायदा ये होता है कि आपको एक्स जो है वो आगे पीछे नहीं करना पड़ता, अपनी जगह पे खड़ा रहता है। तो एक्स डिवाइडेड बाय 1.8 और यहाँ पे आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 0.76। सो एक्स इधर खड़ा रहा, 3 टाइम्स 1.8 डिवाइडेड बाय 0.76। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.4 डिवाइडेड बाय 0.76,
और इसको डिवाइड करेंगे 7.11 मीटर आ जाएगा। तो ये पोल है जी, पोल जो है वो 7.11 मीटर लंबा होगा जी बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है इस जितने भी हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो क्या मुख्तलिफ है ज़रा देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल है छोटा और एक ट्रायंगल है बड़ा। जो छोटा ट्रायंगल है उसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का, तो जो बड़ा ट्रायंगल है उसके अंदर भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो इसका मतलब यह है कि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर लेट से इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको मैं नाम दे ही देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, इसको नाम देता हूँ बी, इसको नाम देता हूँ सी, इसको नाम दे देता हूँ डी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, ट्राइंगल जो ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम निकाल के लगा के वाई निकाल भी सकता हूँ। ठीक है, अब ये 90 डिग्री है ना, और 90 डिग्री के जो सामने होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, 90 डिग्री के जो सामने होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो ये मेरा क्या है, हाइपोटेन्यूज। और अगर 90 डिग्री के बिल्कुल इस तरफ जो जा रहा है वो क्या होता है आपका बेस, और ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे मैं बाय यूजिंग कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मैं ये निकाल लेता हूँ क्या, y। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे मेरा हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी। तो ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, मेरा जो बेस है, बेस क्या है मेरी बी सी, बी सी का स्क्वायर प्लस मेरा ए सी का स्क्वायर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ए बी क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर, बी सी क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस ए सी क्या है मेरे पास अननोन y, तो y का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा y का स्क्वायर। 36 उधर जाएगा, 100 के साथ माइनस हो जाएगा, और y का स्क्वायर वैसे का वैसा, y स्क्वायर वैसे का वैसा, और ये आ जाएगा 64। स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड पे, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 64 का स्क्वायर होता है 8, सो ये 8 आ जाएगा। सो y इज़ यूर 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ आ गई है। ये हमारे पास क्या है, पहला y निकल आया, तो y हमारे पास निकल आया 8 सेंटीमीटर। अब हम अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और इसका फाइंड करते हैं इस ट्रायंगल का। सही है, तो इन ट्रायंगल ये भी तो 90 डिग्री एंगल है ना, ये देखो ये 90 डिग्री है, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप कहोगे, क्या कहोगे कि ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं ना, तो हम कहेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या आता है ज़रा देख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले तो हम देखेंगे इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है। तो हाइपोटेन्यूज देखें, ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला यानी जी जो है वो हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो मैं लिखूंगा जी का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास जो ये बेस हो जाएगी एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। अब जी तो स्क्वायर आपको अननोन है, एक्स स्क्वायर भी अननोन है, और जो वाई स्क्वायर है वो आपको पता है 8 का स्क्वायर, जो कि क्या होता है 64। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 64। अब इसमें आप फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, आप इसको कह लोगे इक्वेशन 1, इसको फिलहाल इधर ही छोड़ दो। अब ले लो पूरा बड़ा ट्राइंगल, यानी ये वाला और ये वाला, ये पूरा बड़ा ट्राइंगल ले लो। ठीक है, तो बड़ा ट्राइंगल जब लेंगे तो आप इस पूरे बड़े ट्राइंगल को लेते हो और कहते हो ए बी डी, ए बी डी। तो ए बी डी भी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे, ये आपको कैसे पता लगा, तो ये देखो ये 90 डिग्री नहीं बन रहा, ये 90 डिग्री पूरा। ठीक है, तो इसलिए आप कहोगे ए बी डी इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें भी आप क्या यूज़ कर सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें भी आप पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम में पहले बताएं हाइपोटेन्यूज क्या है। तो हाइपोटेन्यूज ये 90 डिग्री है ना, तो इसके जो सामने वाला होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा, यानी ये वाला हाइपोटेन्यूज होगा। तो आप कहोगे कौन सा इसमें हाइपोटेन्यूज है, बी डी, पूरे का पूरा बी डी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए डी यानी बेस का स्क्वायर प्लस ए बी यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ए बी डी में क्या चीज़ है, देखो बी डी ये यहाँ से यूँ पूरा आता है, तो बी डी में क्या है 6 भी और x भी है, तो 6 प्लस एक्स का स्क्वायर। और यहाँ पे आपके पास क्या है, ए डी आपके पास जी है, तो वो आपके पास आ जाएगा जी का स्क्वायर प्लस, और आपके पास ए बी आपके पास क्या है 10, तो ये आ जाएगा 10 का
10 का स्केयर। अब यहाँ पे ज़रा देखें, हमने पीछे z के स्केयर निकाला था ना, z के स्केयर की वैल्यू क्या निकाली थी, ये निकाली थी x स्केयर प्लस 64। तो अब z के स्केयर के अंदर हम क्या लगा लेते हैं, 6 प्लस एक्स होल स्केयर इज इक्वल टू z स्केयर। तो z स्केयर की वैल्यू पुट कर लेते हैं जो कि आएगी x स्केयर प्लस 64, ठीक है, प्लस 10 का स्केयर, 10 का स्केयर क्या होगा 100। और इसको भी सॉल्व कर लें, ये फार्मूला बन रहा है a स्केयर प्लस a प्लस b होल स्केयर, तो वो होता है a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 का स्केयर 36 प्लस एक्स स्केयर वैसे का वैसा, 2 6 12, 12x और एक्स स्केयर प्लस 64 प्लस 100। ये एक्स स्केयर और ये एक्स स्केयर कट जाएंगे, क्योंकि या यूँ समझेंगे ये एक्स स्केयर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 30x प्लस एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर। और ये जो 36 है इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, उधर जाके माइनस हो जाएगा, और तो 64 प्लस 100 प्लस माइनस 36 और 12x फिलहाल इधर ही खड़ा रहेगा। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ये कट जाएंगे तो 12x आ गया। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, 164 में से 36 माइनस कर लें, 164 में से 36 माइनस किया, 14 में से 6 गया 8, और ये 15 बन गया, 15 में से 3 गया 12, 128। तो ये आ जाएगा 128 इज इक्वल टू 128 और x इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। ओके ओके ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ये करना है कि ओके तो हाँ, इसको डिवाइड कर लें 12 के ऊपर, या कटिंग होती है ये 4 के टेबल पे कटते हैं मेरे ख्याल से। 138 28 4 पे कितने पे आता है, 12 आ जाएगा 3 पे और 2 पे 32, तो ये 32 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और 32 और 3 को आप डिवाइड कर लें तो 32 इधर 3 इधर, तो ये 3 1 ज़ा 3 और ये 2 नहीं आता तो ऊपर 0 लग जाएगा, तो ये सिंपल आपके पास आ जाएगा 10। और 10 बकाया कितना बचा था, बकाया बचा आपके पास 2, डिवाइड किस पे किया था 3। यार ये वैसे नहीं करते, 32 को जब आप 3 पे करते हो तो 3 का टेबल पड़ा 1, तो 3 3 1 ज़ा 2, 2 नहीं आता तो 0 लगा देंगे, 2 आपका क्या बच गया, बकाया बच गया। तो जी का पीछे हमने बनाया था कि जी स्केयर किसके इक्वल किया था, एक्स स्केयर प्लस 64 के, तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 64। तो एक्स स्केयर हमने अभी निकाला ताज़ा कितना, 32/3 निकाला था ना, तो वही लगा दो यहाँ पे 32/3 प्लस 64। तो ये जी स्केयर वैसे ही रहेगा, ये 32 का स्केयर जो है वो आपने ले लेना है, तो 32 का स्केयर आता है 1024, और नीचे 3 का स्केयर क्या आएगा 9, और 64 को भी के नीचे भी अब 9 लेके आना है, तो इसके नीचे फ़िलहाल 1 है, तो मैं इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या वो एलसीएम वाला मेथड है तो वो ज़हन में रख लें। तो ये 1024 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, ये 576 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, ये 9 हो जाएगा, 1024 और 576 को मल्टीप्लाई प्लस कर लेंगे, सो ये बन जाएगा 1600 डिवाइडेड बाय 9, और ये आपके पास जी स्केयर आ रहा है। तो अब स्केयर रूट ले लें बोथ साइड पे, तो 9 का स्केयर रूट होता है 3 और 1600 होता है 400, तो z इज इक्वल टू 400 नहीं 40। तो अब 3 पे इसको डिवाइड कर लें तो आपके पास आंसर आएगा वो जो होल नंबर वाले में आता है मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बुक में ये आंसर दिया हुआ है। अच्छा, अब ये यहाँ पे सिमिलर वाली कौन सी बात लगनी है या नहीं लगनी, ये समझ से बाहर है, इसके ऊपर मैंने काफ़ी देखा है बट मुझे समझ नहीं आया, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये सॉल्व हो रहा था तो मैंने सॉल्व कर दिया है जी। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, और 8 क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या कह रहा है, ड्रा अ आइसोसेलेस ट्राइपॉड। आइसोसेलेस ट्राइपोज़ाइड क्या होता है, जिसकी 2 साइडें बराबर हों। अच्छा, ट्राइपोज़ाइड बनाना है और जिसमें ए बी जो है वो पैरेलल है। तो लेट से मैं कह देता हूँ ये मेरी एक लाइन है ए, और इसको मैं एक लाइन है ये 2 बड़े वाला नीचे है ना, तो ये मेरा लेट से ए है, और ये मेरा क्या है बी है, और ये मेरी सी, और ये मेरा डी। तो इसको मैं ऐसे करके क्या कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ, ये मेरा क्या बन गया ट्राइपोज़ाइड, ठीक है। तो ये ए और बी और सी डी जो आए वो पैरेलल हैं, ये देखो ये इसी एक दूसरे के पैरेलल हैं। कहते हैं ए बी जो है वो बड़ी है, वो मैं देखे मैंने बड़ी बनाई है, और ये जो है वो छोटी है, ये मैंने छोटी बनाई है। फिर क्या कहते हैं, ड्रा अ डायगोनल। डायगोनल बनाओ कि ए और सी आपस में मिलें और बी डी आपस में मिलें। तो ए सी डी तो आपस में इस तरह नहीं मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे डी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं सी कर लेता हूँ, ताकि ये आपस में मिल जाए। तो ए सी आपस में ये मिल गए और डी बी आपस में ये मिल गए, ठीक है, ये आपस में मिला ली, इसे डायगोनल्स कहते हैं। कहते हैं जिस पॉइंट पे मिलेंगे उस पॉइंट को क्या कह लें, ई कह लें। तो कहते हैं अब 2 ट्राइंगल बन गए, कौन से, ए बी ई, ये देखें ए बी ई ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और दूसरा क्या बन गया, सी डी ई ये वाला ट्राइंगल, सही है। तो ये 2 ट्राइंगल बन गया। तो ट्राइंगल कौन कौन सा बना है, ए बी ई और
ट्राइंगल सी डी ई। तो कहता है क्या ये सिमिलर है, ये साबित करो। तो साबित करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है दो एंगल्स को प्रूफ करना है। तो मैं सबसे पहले इस एंगल और इस एंगल का जब मुवाजना करता हूं तो मुझे पता लगता है ये इक्वल है। कैसे, ये ई पॉइंट पे जो मिल रहे हैं कैसे इक्वल है, क्योंकि ये एक दूसरे के वर्टिकल एंगल हैं। तो मैं लिखूंगा एंगल ए ई बी, यानी ये वाला एंगल, ठीक है, ए, ये देखो ये वाला एंगल ए ई बी बराबर है ट्राइंगल एंगल डी ई सी के, यानी इस एंगल के बराबर है। ठीक है, क्यों? वर्टिकल एंगल क्या होते हैं? वर्टिकल एंगल ऐसे एंगल होते हैं जो एक्स बना रहे हैं, ये देखो। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के, दूसरे क्या बोलते हैं? वर्टिकल एंगल। ठीक हो गया। फिर दूसरा आ जाए, दूसरा मेरा यहाँ पे क्या बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। कैसे? क्योंकि देखिए जब भी आपकी बस दो पैरेलल लाइंस हो ना, ये देखें ये दो पैरेलल लाइंस है, इससे ऐसे लाइन गुजर रही हो, तो एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये देखें एक दो पैरेलल लाइंस गुजर रही है ना, ये पैरेलल लाइन, और इसके अंदर यहाँ से एक लाइन गुजर रही है और उसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और इस एंगल को बोलते हैं क्या? अल्टरनेट एंगल। तो पहले ऊपर वाला एंगल लिख लेते हैं, सी डी ई, एंगल सी डी ई क्या है? ए बी ई के इक्वल है, ए बी ई के इक्वल है। ठीक है, ए बी ई के इक्वल है। तो इसका वजह क्या बताएंगे? अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, क्या वजह है? अल्टरनेट एंगल्स। तो ये हमारे पास क्लियर कट हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाती है? ओके, तो दो बातें साबित होगी। सो एंगल इज सिमिलर टू एंगल, दो एंगल साबित करने होते हैं। सो आप क्या कह सकते हो? सो आप कहोगे ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल किसके? सी डी ई के। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी बात एक क्लियर हो गई। सो इसकी जो कॉरिस्पॉन्डिंग रेशियोज हैं वो भी इक्वल होंगी। अब कहता है ए बी जो है ना, ए बी यानी ये कहता है 8 सेंटीमीटर है, फिर कहता है सी डी यानी ये 4 सेंटीमीटर है, फिर कहता है ए ई जो है वो 3 सेंटीमीटर है, कहता है सी ई निकालो यानी ये वाली निकालना है, इसको मैं एक्स कह लेता हूँ। सो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स अब इक्वल होंगी ना, तो इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स ले लें। तो मैयर ए बी अननोन क्या है? ये अननोन है ना, तो इसको मैं ले लेता हूँ फल। तो अब मैं इसका ये वाली साइड ले लेता हूँ सी ई। तो सी ई का मैयर किसके प्रोपोर्शन होगी? इसके, ए ई के। तो मैयर ए ई के, और इसका ए बी का कॉरिस्पॉन्डिंग कौन होगा? सी डी, ऊपर वाला। ठीक है, तो मैयर सी डी किसके होगा? मैयर ए बी के। अब वैल्यूज़ पुट कर लें। सी ई आपके पास x है, अननोन है, ए ई आपके पास 3 है, और सी डी आपके पास 4 है, और ये आपके पास 8 है। तो ये उधर चला जाएगा, 3 टाइम्स 4 डिवाइड बाई 8, तो ये कट गया, ये 1/2 आ गया, और x इज इक्वल टू 3/2, और 3/2 किसके इक्वल होती है? 1.5 सेंटीमीटर के। तो आपके पास जो ए ई सी ई आया है वो कितना आया है? 1.5 सेंटीमीटर। तो पहले इसको क्या करना था? हमने प्रूफ करना था। प्रूफ करने के लिए हमें सिर्फ क्या साबित करना होता है? दो एंगल। अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या होगा? ये। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो आइसोसेलेस था और हमने कहा था ट्राइपोज़ाइड की दो साइडें बराबर हैं, तो वो कौन सी हैं? अच्छा, वो ये दो साइडें बराबर थी ये, बट इसका इधर कोई काम नहीं है। ठीक है, इसका इधर कोई रोल नहीं है, तो इसलिए हम इसकी बात ही नहीं की। जी व्यूअर्स, तो हमारे पास 9 क्वेश्चन है, और इसके अंदर क्या है बच्चों? डोडेकागॉन क्या होते हैं? जिसकी नंबर ऑफ साइड्स क्या होती हैं? नंबर ऑफ साइड्स वो 12 होती हैं। तो नंबर ऑफ साइड यानी n जो है वो इक्वल है कितने के? 12 साइड्स के। ठीक है, 12 साइड्स। तो ये एक शेप होती है, पॉलीगॉन है जिसकी 12 रेगुलर है, इसका मतलब हर साइड बराबर है। ठीक है, और उसके ना साइज डिक्रीज हो गया है। कितना डिक्रीज हुआ है? 1/√2 से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यानी अगर मैं मिसाल के तौर मेरी एक साइड है 8, मैं कहूँ वो 1/2 से डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1/2 का मतलब क्या होता है? हाफ से डिक्रीज हो रही है, यानी कि कितनी हो गई? 4 हो रही है। तो इसी तरह जो मेरा एंड में आंसर निकलेगा उसको मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। कहता है इफ द पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल मतलब पहले वाला। तो हमारे पास बेसिकली दो डेकागॉन है। अभी मैं डेकागॉन समझ लें, ये एक डेकागॉन है और एक छोटा है। ठीक है, तो हमने छोटे वाले की लेंथ मालूम करनी है, इसकी लेंथ मालूम करनी है, इसकी दी हुई है, इसकी क्या दी हुई है? पेरीमीटर दी हुई है। पेरीमीटर होता है 4 दीवारी। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल डोडेकागॉन कितना है?
वो है आपके पास 72 सेंटीमीटर। अच्छा, ये आपको पता लग गया। तो मुझे बताएं पेरीमीटर क्या होता है, चार दीवारी, यानी पूरी जो चार दीवारी है वो 72 सेंटीमीटर की है, और साइडें कितनी है 12, और 12 भी रेगुलर पैराटोगन। रेगुलर का मतलब है बराबर बराबर, यानी हर साइड बराबर है। तो एक साइड की लेंथ कितनी होगी, तो मैं लिखूंगा साइड लेंथ, या लेंथ ऑफ वन साइड, लेंथ ऑफ वन साइड, एक साइड की लेंथ कितनी होगी। तो टोटल कितनी है तो 72, और टोटल साइड्स कितनी है 12। तो 72 को जब 12 पे डिवाइड करेंगे इट विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो ईच साइड, एक साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर की है। सो अच्छा, अब मैंने क्या निकालना है, ये ओरिजिनल की होगी, यानी यूँ समझ लें कि ये अगर मिसाल के तौर पे आपकी पॉलीगॉन है, वैसे 12 साइडें तो मैंने बनाई, तो एक साइड इसकी मिसाल के तौर पे सही। अब जो दूसरे वाला है वो इससे भी छोटा है, ठीक है, तो अब उसका छोटा है वो डिक्रीज हुई है, कितनी डिक्रीज हुई है, वो 1/2 डिक्रीज हुई है। तो अब हम कहेंगे स्केलिंग, स्केलिंग मतलब कम कर रहे हो ना, स्केलिंग साइड लेंथ ऑफ डोडेकागॉन। तो अब ये जो हम कम कर रहे हैं वो कितनी कम कर रहे हैं, यानी 6 पहले थी और वो डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज उसने कितना कहा, 1/√2, 1/√2 डिक्रीज हो रही है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका √2 है ना, तो √2 को ख़त्म करना हो तो अच्छा, इसका तरीका ये होता है कि √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि 6 √2 ऊपर आ जाएगा, और √2 का स्केयर बन जाएगा, स्केयर स्केयर से कट जाएगा, 6 √2 आ जाएगा, नीचे भी 2 आ जाएगा, 2 इसके साथ कट जाएगा, तो 3 √2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने का ये तरीका होता है। तो ये 3 √2 आपका आंसर है, ठीक है। मतलब अगर ये लिखना होना आपने 6 √2, तो √2 हम ना लिखते नहीं है, हम क्या करते हैं √2 को कहाँ ले आते हैं, ऊपर। कैसे, इस तरीके से। ठीक हो गया, दैट्स इट बच्चों, अल्लाह हाफिज़। There is no power on earth that can undo Pakistan. Pakistan Zindabad.